रेजिग्नेशन चाहिए, ये सरकार गलत कर रही है, यहां से ये हटाओ, हाय 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 हाय। ऐसे तुम लोगों ने बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट का अधिकार कहां से आया? ये प्रोटेस्ट का अधिकार आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास में कौन कौन से अधिकार हैं, इन अधिकार का मिसयूज कैसे होता है और ये अधिकार हमें कैसे फॉलो करने होते हैं। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ चुनाव करवा दो। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि पीपल के पास में पावर रहे, और लोगों के पास में पावर कब रहती है? जब उनके पास में अधिकार होते हैं, जब उनके पास में राइट्स होते हैं। आज हमारे पास में पावर है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हम जो चाहे हम वो कर सकते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार दे रहा है। ध्यान करो, चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन होता है कि वो सरकार की पावर को लिमिट करे। और सरकार की पावर को लिमिट कैसे किया जाता है? सरकार की पावर को लिमिट किया जाता है राइट से। अगर आप लोगों को कुछ ऐसे अधिकार दे दो जो कि सरकार छीन नहीं सकती है, उससे गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस आता है। आज की तारीख में भारत सरकार को मालूम है कि वो कुछ अधिकार हमसे छीन नहीं सकती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये राइट्स एक इंडिविजुअल को पावरफुल बनाते हैं। ये राइट्स एक देश को डेमोक्रेसी बनाते हैं। अब राइट्स तो हमारे देश में बहुत सारे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब हमारे पास में अधिकार तो है, लेकिन इसमें कोई डिनाई नहीं करेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचो, अगर ये अधिकार नहीं होते तो आज इतना गलत हो रहा है, बिना इन अधिकारों के इतना ज्यादा गलत होता। इसीलिए ये अधिकार जरूरी है कि हाँ, समस्याएं हैं, लेकिन वो समस्या आज इतनी है, वो बहुत बड़ी नहीं हुई। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें फंडामेंटल राइट्स को और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को, तो जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन मिली है। वही जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स है, ये पार्लियामेंट के द्वारा हमें मिले हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस लाने पड़ते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेके आना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। वहीं अगर हमें ऑर्डिनरी लीगल राइट्स में कुछ चेंजेस लेके आने रहे तो पार्लियामेंट बाय लॉ तुरंत उन राइट्स को बदल सकती है। अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी राइट्स में एज सच ऐसा कोई पावर नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स का मतलब यह होता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार लिखे हुए होते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिखी हुई होती है, उनको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिखी हुई हैं तो वो बिल ऑफ राइट्स हो गई, जैसे कि हम उनको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अगर अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिखी हुई हैं तो उन्हें हम बिल ऑफ राइट्स कहेंगे। जितने भी देशों ने बहुत ज्यादा एक तरीके से जुल्म सहे हैं, जिन्होंने गुलामी देखी है, वो हमेशा फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका का ही एग्जांपल ले लेते हैं। वहां पर अपार्थाइड रिजीम थी जो कि गोरे और काले के बीच में भेदभाव करती थी। तो अपार्थाइड रिजीम के बाद में जब वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो वहां बिल ऑफ राइट्स लोगों को मिलते हैं। वहां पे लोगों को बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, क्योंकि अधिकार लोगों को पावरफुल बनाते हैं। ये अधिकार फ्यूचर में कल को कोई ऐसी सरकार ना आ जाए जो कि हमें गुलाम बना दे, इसलिए दिए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत में जब अंग्रेज हमें गुलाम बनाए हुए थे, तभी ये बात तय हो चुकी थी कि जिस दिन देश आजाद होगा, जिस दिन इस देश का संविधान बनेगा, इस देश के संविधान में राइट्स रहेंगे। मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928 में ये बात कही गई थी कि जिस दिन ये देश आजाद हो जाएगा, हमें अधिकार मिलेंगे, इस देश के लोगों को अधिकार मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हमने फ्रीडम नहीं देखा, अंग्रेजों के जमाने में हमने इक्वालिटी नहीं देखी, अंग्रेजों के जमाने में हमें एक्सप्लॉइट किया जाता था, हमारे पास में फ्रीडम नहीं थे। तो एक बात तय थी कि आजाद भारत में सबके पास में अधिकार रहेंगे। और जैसी देश आजाद हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर पार्ट 3 पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स, पूरा का पूरा अधिकारों के लिए हो गया। अब बात करते हैं अपने देश के फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमारे देश में अलग अलग तरीके के राइट्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी की। भारत में कानून की नजर में सारे लोग इक्वल हैं। ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। मैं, तुम, हम सब
कानून की नजर में एकदम इक्वल है। इसी के साथ में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सरकार हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे। वहीं जब सरकारी नौकरी की बात आती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तब सभी को पूरा का पूरा अधिकार है, जिसका पेपर निकलेगा उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है सरकारी नौकरी में। हालांकि आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि सरकारी नौकरी में किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन वो सेक्शंस जो कि सोशली और एजुकेशनली काफी ज्यादा बैकवर्ड है, उनको सरकार रिजर्वेशन दे सकती है। तो सरकार अगर कोई ग्रुप काफी ज्यादा पीछे रह चुका है तो सरकार उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। इसी के साथ साथ में अनटचेबिलिटी हमारे देश में पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। टाइटल्स, सरकार किसी को टाइटल नहीं देती है, सिर्फ मिलिट्री या फिर अगर किसी ने एकेडमिकली पढ़ाई में कुछ बहुत अच्छा कर लिया तो उसके नाम के आगे ही टाइटल लगता है। जैसे कि मिलिट्री में आपने देखा होगा लेफ्टिनेंट जनरल या अलग अलग आप टाइटल देखते हो, तो गवर्नमेंट किसी को भी ये टाइटल नहीं देगी एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल एंड द एकेडमिक टाइटल। आगे बढ़ते हैं तो हम फ्रीडम की बात करेंगे। हमारे देश में हमें फ्रीडम है, हमारे पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपनी चीजें बोल सकते हैं। हालांकि इन राइट्स में रेस्ट्रिक्शंस है। आप इंडिया के विरुद्ध जाके नहीं बोल सकते हो। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप हर कुछ ही बोल लोगे, उसमें रेस्ट्रिक्शंस है। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, हम ग्रुप्स बना सकते हैं, ये सारे अधिकार हैं। हमारे पास में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। भारत में सभी के पास जीने का अधिकार है और सभी लोग फ्री हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड his or her life except according to procedure established by law। मतलब कि आपके पास में जीने का अधिकार है। अगर आपसे सरकार आपका जान ले रही है तो वो लॉ के नजरिए से लॉ का पूरा प्रोसीजर फॉलो करके ऐसा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अगर किसी इंसान ने मर्डर कर दिया और कोर्ट में उसका केस चला और कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुना दी, तो हम वहां पर ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे पास तो राइट टू लाइफ है। देखो, तुम्हारे पास में राइट टू लाइफ है, लेकिन अगर कानून कहता है कि तुमने कुछ ऐसा क्राइम किया है जिससे कि तुमसे तुम्हारी लाइफ छीन ली जाए, तो तुम्हारी राइट टू लाइफ नहीं है। इसी को कहा गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हर इंसान के पास में जीने का अधिकार है, हर इंसान अपना जीवन जी सकता है, लेकिन अगर लॉ कहता है कि तुमने एक पर्टिकुलर क्राइम किया है तो तुमसे तुम्हारा जीने का अधिकार छीना जा सकता है बाय लॉ। राइट टू लाइफ देखने में कितनी छोटी सी राइट लगती है ना, कि हर इंसान जी सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन किए कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जी रहे हो। राइट टू लाइफ का मतलब होता है इज्जतदार जीवन, डिग्निफाइड लाइफ। तो राइट टू लाइफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर इंसान को रोजगार मिले, हर इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिले, हर इंसान को घर मिले, हर इंसान को क्लीन एनवायरनमेंट मिले। तो ये सारा सब कुछ राइट टू लाइफ का पार्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसी के साथ साथ मेरे लाल, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जब भी हमें पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस को रीजंस बताने पड़ेंगे कि वो हमें क्यों अरेस्ट कर रही है। साथ ही साथ पुलिस को हमें वकील भी देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर वो मैजिस्ट्रेट बोलता है तो आप उसको जेल में कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस ने कोई धांधली की है तो मैजिस्ट्रेट बोल सकता है कि उसे फ्री छोड़ दो। इसी के साथ साथ में आगे बढ़ते हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि सरकार किसी को महज शक के दायरे में जेल में डाल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर कि भारत में मान लो युद्ध चल रहा है भारत और पाकिस्तान का। अब अगर सरकार को किसी इंसान पर शक है कि ये इंसान मिला हुआ हो सकता है तो सरकार सिर्फ उसे शक के दायरे में जेल में डाल सकती है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरीके से सरकार के पास में पावर है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज भी होता है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन कहीं ना कहीं राइट टू फ्रीडम और राइट टू लाइफ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। लेकिन अगर कोई खतरनाक सिचुएशन आ जाए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन सरकार को हेल्प आउट भी कर सकता है कि अगर कोई इंसान इंडिया के अगेंस्ट जा सकता है, अगर आपको भनक है कि वो जा सकता है, तो आप उसको जेल में डाल दो। जैसे कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स को इलेक्शंस के समय में कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो उसको जेल में डाल दिया। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। इसी के साथ साथ में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, स्लेवरी, बेगार, फोर्सफुल लेबर, ये सारी चीजें बैन हो गई है भारत में। आगे बढ़ते हैं तो भारत में हम सबके पास में राइट टू रिलीजन है। हम अपने धर्म को जैसे मानना है वैसे मान सकते। मुझे किस धर्म में विश्वास रखना है मैं उस धर्म में विश्वास रख सकता हूँ। मुझे जैसे पूजा करनी है मैं वैसे पूजा
कर सकता हूं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बात करता है फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन, कि आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, लेकिन आप जब अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो तो आप किसी को मजबूरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, सब लोग अपने रिलीजन का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल प्रचार करो, भारत में आपको इसकी पूरी आजादी है, लेकिन आप उस प्रचार से सामने वाले को फोर्सफुली आप कन्वर्ट करवा रहे हो तो ये इलीगल है। आपको जिस धर्म को मानना है आप उस धर्म को मान सकते हो, आपको किसी भी धर्म को नहीं मानना है तो भी चल सकता है। भारत में आप कंप्लीटली फ्री हो। आगे बढ़ते हैं तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं माइनॉरिटीज के पास में। जो भी माइनॉरिटीज है वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेजेस को बचा के रख सकते हैं। माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं होता है, कल्चरल माइनॉरिटीज भी होते हैं। जैसे कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में आती है, उनको अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का पूरा अधिकार है। ये जो माइनॉरिटीज होती है ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चला सकती है, और इन माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने के लिए सरकार पैसे देती है, सो दैट इनका कल्चर, इनका रिलीजन, इनकी लैंग्वेजेस खत्म ना हो। तो हम देखते हैं जैसे कि मदरसाज हो गए तो वहां पे गवर्नमेंट पैसे देती है, कोई ट्राइबल स्कूल है तो वहां पे सरकार पैसे देती है, और जब भी सरकार इनको पैसे देती है तो वहां पे सरकार किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, इसे हम आर्टिकल 32 के तहत पढ़ते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बुलाया हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बात करता है कि अगर किसी इंसान की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जा सकता है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। यूजुअली अगर आपको भारत में केस फाइल करना होता है तो आप लोअर कोर्ट जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट जाते हो एंड देन सुप्रीम कोर्ट जाते हो। लेकिन अगर किसी इंसान की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा, जिसकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई है उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो हाई कोर्ट चले जाए या वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तो वो एक पर्सन की चॉइस के ऊपर है कि उसे हाई कोर्ट में केस लेके जाना है, सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाना है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये जो DPSPs हैं इनको हम DPSPs बोलते हैं। ये DPSP सरकार के लिए है, फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के लिए थी। अगर किसी इंसान की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर DPSP सरकार के लिए और सरकार DPSPs पर काम ना करे तो हम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। DPSPs का मतलब क्या है कि DPSPs एक तरीके से सरकार को डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सरकार को डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसी पॉलिसीज बनानी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कि सरकार की पॉलिसीज कैसे बनेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को डायरेक्शन दे रहा है। अब अगर DPSP सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही है तो हम केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कौन सी पॉलिसीज बनाएगी, कौन सी पॉलिसीज नहीं बनाएगी। DPSPs में एग्जांपल के लिए बता दूं क्या क्या लिखा होता है, जैसे कि सोशल जस्टिस हो गया। सोशल जस्टिस मतलब समाज में इक्वालिटी रहे। इकोनॉमिक जस्टिस हो गया कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी आए इन मॉनेटरी टर्म्स। पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, लॉ, कानून, ये सारी चीजें सबके लिए इक्वल हो। सरकार कोशिश कर रही है, समाज में भी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन कोशिश कर रही है तो सरकार पॉलिसीज बना रही है। तो हम लोग बोलते हैं DPSPs आर अनएनफोर्सेबल, मतलब कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, वेयरएज फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई तो आप कोर्ट में जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, DPSP से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं हुई थी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें, लेकिन ईयर 1976 में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट लेके आती है। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करती है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों के लिए है कि हमारी कुछ देश के प्रति ड्यूटी भी है, सिर्फ अधिकार नहीं है। कैसी कैसी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमें नेशनल फ्लैग को, हमारे लीडर्स को, नेशनल एंथम को, इनको रिस्पेक्ट करना है। अच्छा, अगर कोई सिटीजन्स फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं मान रहा है तो केस नहीं होगा, तो केस नहीं होगा। ये बस हमें बताने के लिए ये ड्यूटीज कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई है तो ही
ही केस होगा। डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग कोई केस फाइल नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक की, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपीज। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में हमेशा लड़ाई चलती है। लड़ाई किस चीज को लेकर चलती है? जब भी सरकार डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करती है, जब भी सरकार किसी पॉलिसीज को बनाती है, तो किसी न किसी इंसान की फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाती है। जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी तो किसी की राइट्स वायलेट हो जाएगी। मान लीजिए सरकार को ट्रेन के लिए ट्रैक्स बनाना, हाईवे बनाना है, तो किसी न किसी इंसान की फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही होगी। ये लड़ाई की शुरुआत होती है राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अब लेकिन सरकार को डेवलपमेंट के काम करने के लिए सरकार को जमीन चाहिए, हाईवे बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ठीक है, ट्रेन्स को वो बनाने के लिए, उनकी पटरियां बनाने के लिए सरकार को जमीन चाहिए। अब जब भी किसी की जमीन लो तो कोर्ट में केस फाइल हो जाता है। सरकार को लगता है कि इन राइट्स के चक्कर में हम काम नहीं कर पा रहे, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में एक लड़ाई चलती है। फाइनली ये लड़ाई रिजॉल्व हो जाती है केशवानंदा भारती केस। एक केशवानंदा भारती केस करके एक बहुत फेमस केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देख, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते हो। सारी की सारी जो लड़ाई है वो राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से उड़ा दो और उसको आप एक नॉर्मल राइट बना दो। तो आज की तारीख में राइट टू प्रॉपर्टी हमारी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, एक नॉर्मल राइट है। मतलब कि सरकार चाहे तो सरकार हमारी जमीन ले सकती है, लेकिन बदले में सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, सरकार चाहे तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकती है, चेंजेस कर सकती है, लेकिन वो अमेंडमेंट कुछ इस तरीके से करे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीजों को चेंज मत करो, जैसे कि रिलीजन वाले राइट्स, डेमोक्रेसी, वोटिंग, इक्वालिटी, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको कुछ और चेंज करना है तो कर दो, लेकिन आप बेसिक चीजों को चेंज नहीं कर सकते हो। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर कहा है कि पार्लियामेंट चेंजेस करे लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीजों को चेंज नहीं कर सकते। और यहां से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज का मामला भी रिजॉल्व हो गया। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपीज, इतने सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। सो साइनिंग ऑफ विद दिस, टाटा, बाय बाय, लव यू।